आज का जो सेशन है ये बी वेल्दी का इंस्टा सेशन, इसमें बेसिकली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस के ऊपर है। जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ था इनके कुछ फंड्स में, वो खैर पूरे वाकये से वाकिफ होंगे। जिन्होंने नहीं किया है और नहीं जानते हैं कि क्या हुआ था, देखिए एक फंड हाउस है, इसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया, और ये 9th लार्जेस्ट फंड हाउस इंडिया में है। और इन्होंने करीब अप्रैल में 23 या 24 अप्रैल के आसपास अपने 6 डेट फंड्स बंद कर दिए। बोले कि भाई इसमें आप नया निवेश तो आएगा नहीं आप अपना निवेश निकाल भी नहीं सकते हैं। तो वो फंड्स कौन से थे? लो ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक अक्रूवल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इन्होंने बंद कर दिया, बोला अब इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी की भारी कमी है। जिस तरीके से रिडम्पशन हो रहा है, कंपनी फंड हाउस जो है वो पैसे नहीं दे पाएगी और इसलिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो 3 लाख निवेशक थे इन फंड्स में, उन पे फर्क पड़ा और कई निवेशकों ने अलग अलग कोर्ट में पिटिशन दायर किया और सभी को मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कर्नाटका हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई कुछ दिनों तक और उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि जिस तरीके से ये स्कीम्स बंद की गई, वाइंड अप किया गया, वो सही नहीं था। और उनको फिर एक निर्देश दिया गया कि आप या तो यूनिट होल्डर्स, मतलब जो निवेशक हैं इन फंड्स के, उनके आप रजामंदी लीजिए, उसके तब भी आप ये बंद कर पाएंगे, नहीं तो आपको खोलना पड़ेगा स्कीम और रिडेम्पशन देना होगा। अब इस जो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला आया, तो इसको फंड हाउस ने फिर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात मानी कि भाई जिस तरीके से ये बंद हुआ है ये गलत है, ये निवेशकों के हित में चीज नहीं की गई है। तो अब इसके आज क्या क्या बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इससे निवेशकों के मन में एक आशा की किरण जागनी चाहिए कि उनको पैसे जल्दी मिल जाएंगे, या फिर अब आगे का रास्ता क्या होगा, ये सब आज हम थोड़ा सा अगले 20 मिनट में चर्चा करेंगे। कौन रहेगा इस चर्चा में हमारे साथ? आपने अगर क्रिएटिव देखा था इंस्टा का, उस पर लिखा था। आज हमारे साथ रहेंगे moneyfund.in के को फाउंडर और CEO मोहित कांग, जो पहले भी कई दफ़ा हमारे साथ इंस्टा लाइव में आ चुके हैं। उनको मैं मतलब क्विकली ऐड कर लेती हूँ। हेलो, हाय 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 स्वाति। आवाज आ रही है? बिल्कुल। लेकिन चलिए, तो मैंने इंट्रो दिया उसमें कोई गलत बात तो नहीं कही मैंने, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ कवर कर लिया वैसे आपने। नहीं, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड दिया है। रास्ता आज क्या हुआ है एकदम थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है फंड हाउस को, और सेबी को उन्होंने आज डांट पिलाई है अच्छे से। कई कड़े शब्दों में कुछ बातें कही गई हैं, वो 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहले बताएं फंड हाउस को क्या कहा गया। ओके, तो बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप अभी स्कीम में रिडेम्पशन रोक दीजिए। सो देयर हैज टू बी रिडेम्पशन, जो कि बहुत क्लियरली ने कहा है, और कोई रिडेम्पशन नहीं होगा, राइट? तो वहां पर है। अदरवाइज मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए 7 दिसंबर तक फ्रैंकलिन को अपनी स्कीम्स खोलनी पड़ती। तो 7 दिसंबर से दे वर फोर्स्ड कि अगर वो तब तक यूनिट होल्डर का अप्रूवल नहीं ले पाते तो दे हैड टू ओपन द स्कीम्स। उनको स्कीम खोल देनी थी और वो नॉर्मल तरीके से जिस तरह से स्कीम्स होती हैं वो चलती। अगर वो स्कीम को खोल देते, ओपन कर देते, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उससे क्या हो सकता था। जितने भी निवेशक है वो सब भाग के जाते स्कीम की तरफ अपना पैसा रिडीम करने के लिए, बिकॉज सबके मन में वो बेचैनी है कि कितना जल्दी हम वहां से पैसा निकालें, राइट? और उस हालात में स्कीम में एक फायर सेल हो सकता था, मतलब जहां पर हर कोई एक, जैसे कहते हैं जैसे बैंक्स में होता है रन ऑन द मनी, तो उस तरह का फायर सेल की एक संभावना थी स्कीम में होने की। और उसको रोकने के लिए ही फ्रैंकलिन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। तो ये तो था कि बैकग्राउंड की फ्रैंकलिन सुप्रीम कोर्ट के पास गया क्यों था, बिकॉज दे वर ओके टू टेक द यूनिट होल्डर अप्रूवल, बट जो टाइमलाइंस थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल सेक्शन 1815C ऑफ द एक्ट, वो ये बोलता है कि आपको 3 वीक का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेने के लिए। तो वो प्रोसेस फॉलो करना और ये टाइमलाइन को मीट करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आप रिडेम्पशन रोक दीजिए, तब तक रोक दीजिए जब तक कि आप यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल ईदर वेज नहीं ले सकते। तो यूनिट होल्डर चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि आप स्कीम को वाइंड डाउन मत करिए, खोल दीजिए, और यूनिट होल्डर के पास पूरा राइट है ये भी बोलने का कि नहीं, आप स्कीम को क्लोज ही रखिए और इसको ऑर्डरली वाइंड डाउन करिए। तो अब बॉल जो है वो एक तरह से फ्रैंकलिन के कोर्ट में है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस इनिशिएट करना है, जो मुझे लगता है वो आज रात को नहीं तो कल सुबह कर देंगे जब उनके पास में ऑर्डर की कॉपी आएगी। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि अब पूरी तरह से ये मुद्दा यूनिट होल्डर्स के पास में है कि वो किस तरह से वोटिंग करते हैं। ओके, तो कितना टाइम लगेगा अब, क्योंकि कंसेंट लेना जरूरी है, तो अगला प्रोसेस क्या होगा? ये अब 1 हफ्ते में होगा, 10 दिन होगा, महीने भर और लगेंगे, क्या होगा? मुझे लगता है कि आज रात को या फिर कल सुबह तक फ्रैंकलिन यूनिट होल्डर्स कंसेंट का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर देगा। कंसेंट आने में या जो भी पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करने में 3 वीक का समय लगेगा उन्हें। तो 3 वीक बाद ये पता चलेगा कि यूनिट होल्डर्स क्या बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं कि स्कीम को खोल दें, या वो बोलते हैं कि नहीं, स्कीम को बंद रखिए और आप ऑर्डरली विड्रॉल करिए। तो इधर वेज द कोर्ट्स एंड द रेगुलेटर विल बी ओके। जो भी यूनिट होल्डर्स बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ कुछ जो पिटिशंस बाकी हैं, सेबी का जो एक फाइनल प्ली है वो अगले वीक सुनेगी। तो हो सकता है कि फैसले में कुछ बदलाव आ सकता है, बट मोस्ट लाइकली यूनिट होल्डर अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा इसके अंदर, वो तय है। और अगर तो आप यूनिट मान लीजिए होल्डर्स यहाँ से में आपने टाइमलाइन पूछा, यहाँ से आप 3 वीक मान लीजिए अप्रूवल के लिए। लेट से आज 3 दिसंबर है, आप मान लीजिए ये मंथ पूरा निकल जाएगा आपका अप्रूवल लेने में यूनिट होल्डर्स का। उसके बाद एक और अप्रूवल लगेगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं, यूनिट होल्डर बोलते हैं कि चलिए स्कीम को ओपन मत करिए, आप ऑर्डरली विड्रॉल पे जाइए, तो वहां पर एक और अप्रूवल लगेगा यूनिट होल्डर्स का एक सेकेंड, ये लिक्विडेटर जो आप अपॉइंट बोल, करने के लिए। एक मिनट, आप जो ये कह रहे हैं कि ऑर्डरली विड्रॉल होगा, ये ऑर्डरली विड्रॉल क्या होता है? सॉरी स्वाति, ये वाला क्वेश्चन आपको वापस बोलना पड़ेगा, मेरा वॉल्यूम एकदम से ऑफ हो गया था। अच्छा, आपने जो कहा कि ऑर्डरली विड्रॉल का जो ऑप्शन है ये हो सकता है, ये है क्या, क्या होता है ऑर्डरली विड्रॉल में? आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है स्वाति। ओके, अभी आ रही है? वीडियो एकदम क्लियर है बट आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। अभी तक ठीक आ रही थी पहले क्वेश्चन में, एक इसमें बार बहुत धीरे। अभी एक भी नहीं आ सेकेंड, रही आई है? थिंक आई नो व्हाई, वो मेरा ब्लूटूथ कनेक्शन ऑफ हो गया शायद। जस्ट एक सेकेंड। अभी ठीक है? ऐसा एक हाँ जी, लाइव वीडियो सॉरी। नहीं हुआ हाँ, है मोहित के साथ जहां पर कुछ इशू ना हो बीच में। खैर, जो आपने कहा, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मुझे बट काफी धीरे आ रही है आपकी आवाज। बट आई थिंक आई कैन, अगर आप मुझे 1 सेकेंड और देंगे तो मैं फिर से ब्लूटूथ लगा लेता हूँ। आप प्लीज लगा लीजिए और जल्दी लगाइए। जी। तब तक आप सवाल भेजते रहिए, हम सवाल एक्चुअली काफी आ रहे हैं। और तब तक मयूर शाह, थैंक यू सो मच। अभी आवाज आ रही है? मोहित, आपको कैन मेरी यू आवाज हियर आ रही मी है नाउ? क्लियर? यस, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, सो आई थिंक दिस इज बेटर देन। हाँ जी, बोलिए। अब आपका, हाँ, ओके, सवाल ये मेरी तरफ से था कि भाई आप जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्डरली विड्रॉल, ये इसका मतलब क्या होता है? ओके, तो देखिए क्या होगा अगर यूनिट होल्डर्स ये बोलते हैं कि रिडेम्पशन के लिए मत खोलिए, ऑर्डरली विड्रॉल का मतलब ये होगा कि फ्रैंकलिन एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जो कि एक थर्ड पार्टी होगा। इधर वो डेलॉइट होगा, या फिर वो कोटक बैंक होगा, या फिर फ्रैंकलिन के ट्रस्टीज होंगे। इन तीन में से आपको वोट करना पड़ेगा कि आप किसको चाहते हैं कि कौन स्कीम का जो पोर्टफोलियो है उसको 1 बाय 1 बेचे, मार्केट में जाके उसका पैसा इकट्ठा करे, और वो पैसा इकट्ठा करके सारे यूनिट होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करे राइटफुली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पहुंच गए अपना रिडेम्पशन स्लिप लेके तो आपको पैसा मिल जाएगा, और जो बेचारा अटक गया, कहीं ट्रैवल कर रहा था, जैसे बाद में समझ में आया, पता नहीं चल पाया, वो रिडेम्पशन देना भूल गया, तो उसका पैसा अटक जाए और स्कीम में उससे पहले ही मार लग जाए, एनएवी घिर जाए। तो ऑर्डरली विड्रॉल का मतलब यह है कि स्कीम क्लोज रहेगी, जो लिक्विडेटर होंगे जो कि स्कीम के पोर्टफोलियो को 1 बाय 1 मार्केट में बेचेंगे, वो पैसा पूरा इकट्ठा करके धीरे धीरे
प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे इन्वेस्टर्स को. सो दैट इज ऑर्डरली विड्रॉल. तो ये उस सिनेरियो में होगा जहां पर जो यूनिट होल्डर्स है, निवेशक हैं, वो अपना कंसेंट दे देंगे कि हाँ इसको बंद रखो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, या फिर जी राइट. जी. और यस. अगर ये कंसेंट नहीं देते हैं तो क्या होगा? उसका अनुमान भी मैं नहीं लगाना चाहता ऑनेस्टली. नहीं. आई हम्म. थिंक कुछ 35,000 करोड़ के आसपास, या मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, बट बहुत बड़ा अमाउंट इन 6 स्कीम्स में लॉक्ड है. और वही होगा जो एक बैंक के रन में होता है. आप डिमोनेटाइजेशन का सिनेरियो याद करिए, जब पहले दिन अनाउंस हुआ था और कैसे लोग कैश विड्रॉ करने भागे थे, कैश जमा करने भागे थे, सॉरी. वैसे ही तरह सब लोग भागेंगे रिडेम्पशन को लेकर. और जो रेस में सबसे आगे निकल जाएगा, जो फर्स्ट डे रिडेम्पशन डाल देगा, उसका पैसा मिल जाएगा. और जो सेकंड डे अटक गया, मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता, शायद उसको पैसा मिले ही ना. और होता क्या है स्वाति, जब आपके सारे ही इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन लगाने जाते हैं एक साथ में, तो स्कीम के पास में उतना ही लिक्विडिटी अवेलेबल है. फिलहाल इन स्कीम का कैश पोजीशन काफी अच्छा हो गया है. दे हैव अराउंड 7,500 रुपीज ऑफ कैश लाइंग इन देयर पोर्टफोलियो, द कैश सरप्लस. तो उतना दे सकते हैं. बट फिर भी अगर 10-20 हजार करोड़ का रिडेम्पशन एक साथ में आता है, तो ना तो फ्रंट हाउस के पास में इतना बोरोइंग लिमिट है, ना ही वो इतना सारा पोर्टफोलियो एक साथ में बेच सकते हैं. जब आप इतना पोर्टफोलियो बाजार में बेचने जाएंगे, तो आपको उसे एकदम क्या बोलते हैं, पूरा ही डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ. तो वहां पर नुकसान ही होना है सबको. फंड हाउस को भी नुकसान होना है. दे विल गो थ्रू लॉट ऑफ पेन टू डू दिस सेल, एंड इन्वेस्टर्स को हाथ में कुछ नहीं आना है जब इतने नुकसान में पोर्टफोलियो बिकेगा. तो तो आपके आइडियली हिसाब से आइडियली निवेशक को स्कीम बंद करने के लिए अपना कंसेंट दे देना चाहिए. उनके फायदे की चीज यही है. मुझे यही लगता है स्वाति, ये मेरा पूरा फर्म व्यू है इसके ऊपर में, कि ऑर्डरली विड्रॉल इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन जहां पर सबको प्रोपोर्शनेटली अपना पैसा मिलेगा. नहीं तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है. और जो पहले पहुंच जाएगा उसे शायद मिल जाए, बट अमूमन सबको नुकसान ही होना है अगर ओपन हो जाती है स्कीम तो. ओके. और ऑर्डरली विड्रॉल में क्या पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, या फिर कम ज्यादा कर तो खैर गुंजाइश क्या ही रखे हम, लेकिन जितना निवेश के थे उतने पूरे मिलने की उम्मीद रहेगी या नहीं रहेगी? आई विश मेरे पास में फ्यूचर में देखने का कुछ उपाय होता, तो शायद मैं 2021 में झांक के देख सकता था इसको. बट बहुत मुश्किल है स्वाति इसको बताना कि कितना पैसा मिल पाएगा. स्कीम का पोर्टफोलियो काफी इलिक्विड है, काफी हद तक इलिक्विड है. और आई वुड से 4 स्कीम्स में पोजीशन काफी अच्छा है. बट 2 स्कीम्स जो हैं इनके, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, वहां पर पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इलिक्विड है और उसका मेजोरिटी 2023 से आना शुरू होता है, बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो. तो वहां पर मुझे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लग रहा है कैपिटल को लेकर. बाकी दूसरे पोर्टफोलियोज ऑलरेडी कैश सरप्लस है, बाकी चारों स्कीम ऑलरेडी कैश सरप्लस है. और मुझे लगता है कि वहां पर आपको 90% से 100% के बीच में रिकवरीज हो जानी चाहिए. तो बाकी तो मार्केट के क्या हालात रहते हैं, अगर मार्च जैसा सिनेरियो फिर से आ जाए, मान लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा. पर मार्केट जिस तरह से अभी चल रहे हैं, अच्छा लिक्विडिटी है, बैंक्स के पास में आरबीआई का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं, तो होपफुली सब कुछ ठीक निकल जाएगा. अच्छा, ये तो हो गया फ्रैंकलिन क्या करेगा. आई थिंक हमने मोटा मोटी तौर पे आगे का क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो हमने कवर किया. ये बताएं कि सेबी को इतनी डांट क्यों पिटी है आज सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि कहा गया कि मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी जिस तरीके के रेगुलेशंस है और जिस भाषा में लिखे जाते हैं, वो तो एक एनी विच वे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है और समझ में नहीं आएंगे लोगों को, निवेशक को क्या ही समझ में आएगा. और ये भी कहा गया कि सेबी ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है. ये नौबत आई क्यों कि एक फंड हाउस को अपनी स्कीम्स बंद करनी पड़ी? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Look, I think honestly both are very well respected entities. एक तरफ it's the Honorable Supreme Court of the country, and on the other side it's the market regulator SEBI. I don't want to sound holier than thou in saying कि वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है. Look, गलतियां सबसे हो सकती है.
एंड आई थिंक सेबी हैज लॉट ऑन इट्स प्लेट ऑनेस्टली। मार्च में स्वाति जिस तरह का सिनेरियो था कंट्री में, एंड वी शुड ऑल बी अप्रिशिएटिव कि उस टाइम कैसा मार्केट था, हालात कैसे थे। तो गलतियां सबसे होती है, बट यू हैव टू ऑलवेज सी कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे वहां पर। मार्केट पर एट एन ऑल टाइम लो नहीं मतलब, बट मार्केट्स काफी हद तक गिर चुके थे। आपका इक्विटी मार्केट पूरी तरह से नीचे था, 7,700 के लेवल पे निफ्टी आ गया था। आपके क्रेडिट मार्केट्स में बहुत ज्यादा मेहम मचा हुआ था। पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग एनीथिंग, एनी बैंक, एनी एंटिटी। लिक्विडिटी वाज अ सुपर प्रॉब्लम, राइट? तो वो जो मार्च का लास्ट वीक था, लास्ट के जो 2 वीक थे मार्च के, वो बहुत ज्यादा बुरे थे मार्केट में। और तभी वहां पर इतने इलिक्विड हो गए थे, और नॉट जस्ट फ्रैंकलिन, सारे ही डेट स्कीम्स तब। बट वो बात अलग, फ्रैंकलिन ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया बिकॉज उनके पहले से काफी सारे किस्से चल रहे थे और लिक्विडिटी को ज्यादा ही प्रॉब्लम बना हुआ था, तो फ्रैंकलिन को ज्यादा मार पड़ी। और आई थिंक इन द ओवरऑल सम ऑफ थिंग्स फ्रैंकलिन गॉट इम्पैक्ट, और ये सब हो गया। और वहां के हालात में सेबी के पास में ज्यादा सोल्यूशंस नहीं थे बिकॉज ओवरऑल क्रेडिट मार्केट वाज फ्रोजन। क्रेडिट मार्केट में लिक्विड थी, तो सेबी कुछ कर नहीं सकता था। वो बात सही है सुप्रीम कोर्ट की कि आरबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया आज कि आरबीआई ने जब बैंक्स के पास ऐसा प्रॉब्लम आया है, दे हैव प्रोएक्टिवली मेड श्योर कि बैंक्स में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसा कि अभी एलवीबी के केस में हुआ, महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक के केस में हुआ। दे पुट रेस्ट्रिक्शंस की विड्रॉल नहीं कर सकते हैं ये वो। तो यहाँ पर सेबी फ्रैंकली हो ही क्या, एक तरह से अगर आप देखें तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते, राइट? तो इट्स जस्ट कि सेबी ने उस टाइम इंटरवीन नहीं किया जब फ्रैंकलिन बोरो कर रहा था। तो उनको लिक्विडिटी प्रेशर को हैंडल करने के लिए 20% तक अलाउड होता है हर स्कीम को रेगुलेटरी। उससे ऊपर जाना या उस पास में आना, उस लिमिट में एक अलार्म होना चाहिए। वो अलार्म शायद रहे, और वहां पर सेबी कुड हैव ट्रिगर्ड दैट अलार्म अ लिटिल अर्लियर, बट आई थिंक यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू सच सिचुएशंस। इन हाइंडसाइट एवरीथिंग इज ग्रेट, इन हाइंडसाइट इवन आई एम अ वॉलंटियर, बट वो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल सेंस में। तो I think court is right in the way they have approached this entire scenario, and I think regulator also in its limited means was right at that point in time. कीर्तन ने कहा ग्रेट एडवाइस, थैंक यू कीर्तन। और मुझे याद है कि मेरी कीर्तन शाह आप जानते होंगे, सब जानते अनदर हैं। एक्सपर्ट। Yes. और कीर्तन से मेरी बात हुई थी, मुझे याद है इस पूरे ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऐसी चीजों को सयापे जो हो जाते हैं, कि उसके जब फ्रैंकलिन बोरो कर रहा था उस वक्त ही उन्होंने एक अलर्ट, ऐसी हमने बातचीत, उन्होंने बताया था कि ये इस पे नजर रखनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर मेजर हो सकता है। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा ये पूरा खेल हो जाएगा। In fact, I think the first alert came 2019 में अक्टूबर 23 पे, जब सुप्रीम कोर्ट का एजीआर रूलिंग आया था। वहां पर उन्होंने क्लियरली बोला था कि वोडाफोन विल हैव टू पे and there is no way out, and Franklin that time was loaded with Vodafone honestly, and that was the start of this entire episode. I still remember हम लोगों ने हमारे clients को तब मेल भेजे थे saying कि you have to come out of all Franklin schemes, and फिर एक के बाद एक credit events होते गए, and we kept repeating this entire thing कि ये इसमें से निकलना जरूरी है। बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोएक्टिवली कर लेते हैं ये सब, और काफी लोग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस करते हैं, कैपिटल गेन्स देखते हैं, एग्जिट लोड देखते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन कि एक क्रेडिट इवेंट है, उसमें कैपिटल बचाना ज्यादा जरूरी है। तो उस चक्कर में काफी बार हो जाता है कि रह जाता है ये सब, बट होपफुली स्टेइंग पुट विल नॉट इम्पैक्ट मच। आई एम क्वाइट होपफुल कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिलेगा। मयूर शाह ने पूछा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या एसआईपी करना सेफ है, बिकॉज ये रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है। आप अगर एसआईपी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप निवेश के लिए आपके पास विकल्प क्या है? आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं एफडी करना, उसके इंटरेस्ट रेट से अगर आपका काम चल जाएगा, आपको वो सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है, तो ठीक है, वो एक रास्ता है। लेकिन इक्विटी में भी क्या ऐसा, ये क्योंकि सारा जो हुआ वो डेट में हुआ था, लोगों का कंसर्न है कि इक्विटी में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, इक्विटी मार्केट्स आर फेयरली लिक्विड इन दैट सेंस कि आपको एक स्क्रीन पे भाव दिखता है और वो मिल जाता है आप जब बेचने जाते हैं। स्पेशली लार्ज कैप्स में ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता। मिड और स्मॉल कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप्स में, आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है पोर्टफोलियोज में। फंड मैनेजर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश रखते हैं वहां पर,
और एक्विटीज में स्वाति आई थिंक लोग उस मेंटल सोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि नेगेटिव जा सकता है, वोलेटिलिटी होती है, मार्केट्स बढ़ते हैं घटते हैं। डेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये एक मन में एक वो होता है कि ये डेट है, सेफ है, यहाँ पर वोलेटिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर पैसा रिस्की नहीं है, जो कि गलत है। ऐसी ऐसी अवधारणा होनी नहीं चाहिए। बट वो किसी तरह से ऐसा ऐसा दिमाग में कहीं बैठा हुआ है इन्वेस्टर्स के, डेट है तो सेफ होगा। बट आइडली एक्विटी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कम आता है, बिकॉज मार्केट्स में डेप्थ है, आप उस तरह का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्मॉल कैप में हो सकता है काफी बार फंस जाए, बट डेट में लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो इन्वेस्टर्स हैव टू टेक केयर ऑफ। इलिक्विड पोर्टफोलियोज अगर अटक जाएं तो बहुत लंबा फंस सकते हैं। और भूषण जाधव जी ने पूछा है, ये लो सवाल ही चला गया, हाँ कहाँ गया ये सवाल, एक सेकेंड। भूषण जाधव जी का सवाल मेरे सामने था और जैसे ही मैं पूछने आई वैसे ही ये गायब हो गया। मैं सोच रहा था कि बर्गर किंग पे कैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। बहुत सारे सवाल हैं। भूषण जाधव जी का सवाल है कि फ्रैंकलिन इक्विटी फंड्स फंड हाउस के तौर पे क्या अभी भी ठीक है, या उसके इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए? स्पेशली उन्होंने नाम लिया है प्राइमा फंड का, एक मिड कैप फंड है। बताइए, हमने इक्विटी के बारे में बात कर ली कि इक्विटी में लिक्विडिटी की वैसी दिक्कत नहीं होती है जैसा कि आप डेट फंड में हो सकता है, बट स्टिल एक फंड हाउस के ऊपर जो भरोसा होता है एक निवेशक का वो हिल जाता है। और वैसे में आप क्या सलाह देंगे, इक्विटी में बनना चाहिए इस फंड हाउस के, या फिर बाकी ऑप्शंस तमाम तरह के हैं वहां एक्सप्लोर करें? Swati, honestly, I have been a big fan of Franklin on the equity side. Even on the debt side, there were few instances जहां पर मुझे उनका प्रोसेस ठीक लगता था, संतोष कामत की सोच ठीक लगती थी। हालांकि लोग अभी जो हुआ है उसके बाद शायद मेरे भी विचार थोड़े से बदल गए हैं, बट इक्विटी में आई लाइक द वे दीज गाइज हैव ऑपरेटेड। ऑनेस्टली दे आर अ वेरी सिंपल फंड मैनेजमेंट टीम। अगर आप उनके फंड मैनेजर से मिलेंगे, एंड आई हैव बीन लकी कि मैंने उनके सारे फंड मैनेजर से पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्ट किया है। चेन्नई में बैठते हैं, आनंद राधाकृष्णन हैज बीन देयर फॉर लाइक आई थिंक ओवर 2 decades नाउ विद फ्रैंकलिन, and Franklin was amongst the first of the foreign fund houses who came into this country, and आज भी अगर देखें तो फ्रैंकलिन अकेला ऐसा फंड हाउस है जो कि प्योरली फॉरेन फंड हाउस है, without any say a foreign fund house in the country. Their processes are very well defined globally, and Templeton is very very big globally, honestly. I think you have to trust the fund house, the fund management team, जो कि decades से stable रही है। उनके schemes ऑफ लेट इक्विटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट ऑल द गुड फंड हाउसेस गो थ्रू दिस साइकिल, ऑल द गुड फंड मैनेजर्स गो थ्रू दिस साइकिल। मुझे लगता है जहां जहां वो अच्छा काम कर रहे हैं इक्विटी में, यू हैव टू कंटिन्यू विद द ट्रस्ट। आई थिंक इक्विटी में कुछ खराब नहीं हुआ है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने बात की है बर्गर किंग, आपने कहा सवाल नहीं आ रहे, सवाल बहुत सारे आए हैं, मैंने काउंट नहीं किया। ये बताएं कि क्या टेक है भैया, सभी लोग पूछ रहे हैं आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं? देखिए, आईपीओ तो 2 दिन में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो गया एक्चुअली, ऑनेस्टली, एंड दैट शोज द चार्म ऑफ सच काइंड ऑफ फूड चेन्स। And again, it's a global brand doing very well in the country. You can see what has happened to Domino's as a brand, and what is happening to Jubilant Foods as a stock. तो कुछ हद तक सिमिलर स्टोरी की उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। फॉर पीपल who have invested can hope for listing gain, honestly, and I think that's quite doable. हालांकि आईपीओ बहुत अच्छे से प्राइस्ड है, जो कि आजकल सारे ही आईपीओ होते हैं। ट्रेड it's at 8.5 times or 9 times book value this year, and actually वो पैट में लॉसेस भी बना रहे हैं। So this year they will make losses, maybe to some extent because of COVID. But I think it's a growth story. 2039 तक the franchise or the global brand is available to them. They have to open 700 stores in the country in next 2-3 years. तो वो सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। I think this fast food or takeaway food is growing very fast. The market size is huge. They are very very price competitive in that segment. और उस सेगमेंट में जो प्रीवियस कंपनीज है उसके लिहाज से वैल्यूएशन ठीक है। आई थिंक एज अ लिस्टिंग गेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली, एंड देन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे काइंड ऑफ स्केल अप, इट विल बी वेरी क्रिटिकल कि वो किस तरह से स्केल करते हैं और किस प्राइस पॉइंट्स पे अपने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन लाते हैं। दे हैव टू टर्न कैश पॉजिटिव इन अ सेंस, देयर वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नेगेटिव,
So they have to turn cash positive and they have to start making profits on a packed basis. I think that will be a good sign. But listing gain, yes, for sure you can play. हम्म। ए कुमार 7869, सब डेट स्कीम तो इतना रिस्की नहीं है क्योंकि फ्रैंकलिन लो ग्रेड बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता था, या और कोई रीजन है? मोस्टली आई थिंक उसके साथ जो इशू हुआ था मोहित, वो ये इसलिए कि उनके पास सिक्योरिटी है जिसमें निवेश किया था, वो लिक्विड नहीं थे, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। और वो कैसे सिक्योरिटीज के साथ होता है जिनकी ग्रेडिंग, जिनका क्रेडिट रेट बहुत ही अच्छा नहीं होता है, राइट? देखिए, डेट फंड्स में 2-3 तरह के रिस्क होते हैं जो सारे इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क, एंड दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, एंड तीसरा जो रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आप ये 3 रिस्क को अच्छे से समझ जाएंगे तो ऑनेस्टली आई थिंक डेट का जो वर्ल्ड है वो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपको एकदम सेफ डेट फंड चाहिए जहां पर कुछ भी ना हो, तो ऑनेस्टली देन चॉइसेस आर कि आप लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट, इस तरह के पोर्टफोलियोज में निवेश करिए जो शॉर्ट टर्म होते हैं और एक बेसिक रिटर्न आपको इन्फ्लेशन प्लस दे देंगे। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। आपको बहुत हाई ग्रेड पोर्टफोलियोज चाहिए तो देन गो फॉर अ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, जहां पर अमूमन बैंक्स और एनबीएफसीज के AAA AA काइंड ऑफ पेपर्स होते हैं। वहां पर भी आप अच्छे से चुनाव कर सकते हैं और चाहे तो अपने आप को AAA क्वालिटी पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और AA पोर्टफोलियो मत लीजिए। तो डेट में निवेश करने से पहले पोर्टफोलियो एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए कि वो कितना AA या AA से नीचे के पेपर में फंड मैनेजर एक्सपोजर लेता है। बट अगर आप क्रेडिट रिस्क फंड, मीडियम टर्म फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, ऐसा सब कैटेगरीज में जाएंगे तो देन यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर ये तीनों ही रिस्क पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड होते हैं। एक तो अगर फंड का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो आप मान के चलिए आप लॉसेस देखेंगे। दूसरा, अगर फंड में बहुत ज्यादा AA, सिंगल ए या उससे नीचे क्वालिटी के अनरेटेड पेपर्स हैं, पीटीसीज हैं, तो आपको क्रेडिट रिस्क भी रह सकता है और लिक्विडिटी रिस्क भी रह सकता है, बिकॉज ये बहुत लिक्विड नहीं होते हैं। तो ये सब में आपके फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि यील्ड बढ़ जाता है, आपको रिटर्न अच्छा आएगा। जब तक अच्छा रिटर्न आता है इन्वेस्टर्स ये सब नहीं देखते हैं, नहीं। जब कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो ये सब उभर के आता है। सेफ रहना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स। आशीष अग्रवाल जी ने उनकी वाइफ का बर्थडे है, पहले तो हैप्पी बर्थडे मैम। और उन्होंने कहा था कि मैं फिर भी आऊंगा, ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उनको एक सवाल पूछना था और वो सवाल गायब हो गया। वो सवाल कहाँ है? सवाल उन्होंने लिखा था कि प्लीज एक्सप्लेन इन क्लियर वर्ड्स, मुझे वो, हाँ, that in any case is there any possibility of a single rupee loss to any investor? सॉरी मैं उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में क्या इस बात के चांसेस हैं कि लॉस होगा फ्रैंकलिन के इन्वेस्टर को जिन्होंने वो 6 डेट स्कीम्स में पैसे लगाए थे? हमने उसका जवाब दे दिया है हालांकि, लेकिन चांस है। चांस बिल्कुल है और चांस को नकारा नहीं जा सकता। के रिश्तेदार ने पैसा लगाया हुआ था किसी एक फंड में फ्रैंकलिन के, एक्चुअली जो बंद हो चुकी है, और इसलिए वो अनफॉर्चुनेट है। बट आई थिंक वी हैव टू कॉल अ स्पेड और लॉसेस के चांस काफी हद तक है। और कोई सवाल आपको दिख रहा है जिसपे बात करना चाहेंगे? या फिर हम स्क्रीन का कुछ सेटिंग चेंज हो गया, आई कांट मुझे भी शुरुआत में लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया और मैंने फिगर आउट कर लिया। डीएसपी वैल्यू फंड के ऊपर मैं 2-3 सवाल देख रहा हूँ। दैट इज ओके, एक रोहन नाम है, इनका सवाल है, इज इट नॉट द मोरल, लीगल एंड टेक्निकल, ethical, I guess, responsibility of authority such as SEBI level? I guess ये फ्रैंकलिन के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि सेबी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि I guess इंश्योर करे कि इस तरह की चीजें ना हो बाद में कभी? I think honestly I am too small to answer that question. Every regulator has to play its role, and I think SEBI is doing a great job. Honestly, I think they have kept the इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अबव एवरीथिंग एल्स। आप सेबी का कोई भी सर्कुलर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आई थिंक वो सब कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स पे फोकस्ड रहता है।
एंड अभी भी डेट फंड्स के बाद जितना भी क्राइसिस हुआ आइलैंड एफएस के बाद में दे हैव कम आउट विद नंबर ऑफ सर्कुलर स्वाति, और एक बार शायद आपने एक वीडियो भी बनाया था जो जो सेबी ने नए चेंजेस किए हैं पोस्ट किए हैं उसके ऊपर में, आई हैव सीन हम्म। दैट वीडियो। जी। तो बहुत सारे सर्कुलर सेबी ने निकाले हैं एंड दे हैव हम्म। कंटिन्यूअसली ऑन इट। अब देखिए गलत होने को कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ दीज आर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, राइट? तो हम्म। उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें जी। ऐसी होती है जो बस हो जाती है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन हाइंडसाइट एवरीथिंग लुक्स लाइक, बट लेमन क्राइसिस भी हाइंडसाइट में लगता है कि स्टॉप किया जा सकता था, बट शायद हम्म। उस टाइम में नहीं हो पाया। और वहां पर हम्म। रेगुलेटर कोई आम रेगुलेटर नहीं था, दुनिया का सबसे बड़ा रेगुलेटर इन्वॉल्व था, यूएस फेड, बट वो नहीं या। बचा पाया, बैंक वेंट डाउन, राइट? सो थिंग्स कैन हैपन। हम्म। और एक आखिरी सवाल है कि इस बात को खत्म करेंगे। डीएसपी वैल्यू फंड पे आपने भी देखा है कि दो तीन सवाल आए हैं। एनएफओ खुला हुआ है, आई थिंक 4 तारीख, कल कल तक है, कल बंद हो रहा है जी एनएफओ इसका। जी। तो इस पे जानना चाहते हैं कि निवेश किया जाए या फिर या एसआईपी के नजरिए से भी। अमूमन लुक इट्स अ वैल्यू एक्सपर्ट्स ड्रिवन, कहते हैं सॉरी कि सॉरी। एनएफओ को अवॉइड करें, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अ, तो वैसे में क्या सभी एनएफओ को हम ऐसे ही कह दें कि भैया इस पे तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें निवेश करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, वैसा नहीं है। सारे एनएफओस को आप एक ही लेंस से नहीं देख सकते हैं। काफी बार हम्म। होता है कि थीम कुछ कंपेलिंग है या फिर आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल प्लान, तो आप हम्म। उसको ले भी सकते हैं, राइट? बट अभी इसके अंदर में स्वाति, देखिए आई थिंक इन्वेस्टर्स हैज टू नो कि ये जो थीम है ये बहुत ही पेशेंस वाला थीम है। इट इज हम्म। नॉट कि आप इसमें पैसा डालेंगे और इमिडिएटली इट विल स्टार्ट वर्किंग। द मार्केट राइट नाउ इज अ ग्रोथ एंड मोमेंटम मार्केट। इट हम्म। इज फेवरिंग मोर टुवर्ड्स ग्रोथ स्टॉक, चाहे उसका वैल्यूएशन कुछ भी हो, मार्केट जस्ट वांट्स टू चेज ग्रोथ। एंड दैट्स हम्म। नॉट जस्ट इंडिया का स्टोरी, इट्स अ ग्लोबल स्टोरी। दैट इज व्हाट इज हम्म। हैपनिंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर बॉदर्ड अबाउट ग्रोथ। हम्म। तो वैल्यू थीम जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी फोकस होती है और हम्म। वैल्यूएशन फोकस होती है कि उसके मल्टीपल्स काफी चीप हो या आपको अच्छा बार्गेन मिल रहा हो, वैसा कुछ। तो यहाँ पर हम्म। भी ऐसा ही कुछ थीम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, दे विल अवॉइड बैंकिंग स्टॉक्स ओके। कंप्लीटली, जो कि डीएसपी ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो बैंक्स एनबीएफसीज नहीं लेंगे। तो वाई सो? 35% ऑफ मार्केट वेटेज विल नॉट बी देयर in this portfolio, हम्म। which is a very very big move which they are हम्म। doing. So they want to play counter cyclical. वो बोल रहे हैं कि बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है जो कि सारे ही थीम्स में आ जाता है, सारे ही फंड्स में आ जाता है, तो वी वांट टू रन अ वैल्यू बेस्ड थीम विच इज नॉन बैंकिंग एंड नॉन बैंक फोकस्ड। सो इट्स लाइक हम्म। एक्चुअली गिविंग अ गुड हेज इन द पोर्टफोलियो। आपके जितने भी दूसरे स्कीम्स होंगे सब में बैंकिंग होगा और काफी हम्म। मात्रा में होगा। तो अगर आप ये पोर्टफोलियो लेंगे तो एकदम से एक नॉन बैंकिंग वैल्यू थीम होगा, तो इसका पोर्टफोलियो बहुत अलग बन सकता है। हम्म। So on a हम्म। diversification and a hedge basis, this can be a good theme to ओके। incorporate. But if you're हम्म। going for it, have patience and don't expect results overnight. ओके। ऑल राइट। तो बस हो गया आधे घंटे का सेशन। हमने शुरुआत की थी फ्रैंकलिन के बारे में, उसी पे बात करना था, लेकिन इनमें कुछ सवाल हमने बाकी कुछ एनएफओ और आईपीओ दोनों पर हमने कुछ कुछ बातें कर ली। थैंक यू सो मच मोहित। My pleasure. मोहित Thank you. और मोहित की राय बहुत क्लियरली है कि भाई अभी फंड को बंद हो चुका है, वाइंड अप ही रहने दो और उसी के लिए Oh, वोट please. करना। अदरवाइज अगर खुलवा दिया तो फिर No, that's पैसे। my personal request. Honestly, या। I think it will be much beneficial for the sanity of this market. मार्केट या। Otherwise, something really crazy can happen. And स्वाति, ये वहां नहीं रुकेगा। अगर हम्म। इसका रिडेम्पशन ओपन कर दिया जाता है तो आप हम्म। एक छोटा सा 2 मिनट में और लूंगा। आप एक श्योर श्योर। एग्जाम्पल समझिए। हम्म। मान लीजिए उनके पास में, फ्रैंकलिन के पास में कोई तो बॉन्ड है किसी बैंक हम्म। का, या जो डबल ए रेटेड है, या कोई छोटी बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, हम्म। एसबीआई, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, किसी का तो बॉन्ड है, जो भी है उनके पोर्टफोलियो में पेपर्स हैं, वो हम्म। बिक सकता है मार्केट में। बट अगर उनको इतना बड़ा क्वांटिटी एक साथ में डंप करना है, दे विल हैव टू ब्रेक द प्राइस। जब वो प्राइस टूटेगा हम्म। तो वो सिर्फ फ्रैंकलिन के पोर्टफोलियो में नहीं टूटेगा, वो बॉन्ड जहां जहां जिस जिस अक्रॉस। फंड में है वो सब हम्म। जगह प्राइस को डिस्टर्ब करेगा। So it will हम्म। again create a big mayhem in debt market if Franklin schemes हम्म। are opened again. Honestly, हम्म। I shudder to think अगर वैसा हो गया तो I will really have to think hard and press a panic button saying कि boss debt schemes में there is going to be a bloodbath for some time. But हम्म। I sincerely hope that investors see what is behind this entire action and they go for an orderly wind down. Honestly, you हम्म। can't let a cat amongst the pigeons. तो या। वो बहुत ही बुरा सीन हो सकता है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट
कि ऑर्डरली वाइंड डाउन इज द ओनली राइट सोल्यूशन इन दिस केस। ओके। और राणा गंगवार जी का मैडम, व्हाट अबाउट ईएसजी फंड्स? उस पे वीडियो ना सैटरडे को अपलोड कर रहे हैं, कल रिकॉर्ड किया है, एडिट का काम चलेगा और सैटरडे या संडे मॉर्निंग तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। तो ईएसजी फंड पे मेरी राय, मोहित, एक लाइन या दो लाइन में, ऐसा कोई वो नहीं है कि टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जस्ट खाना बनाना है अब जाके मुझे, तो ईएसजी फंड पे आपकी राय? It is one of the hottest themes in the town right now. Honestly, I think हम्म everyone is talking about it. It's become a हम्म fad. हम्म And uh, स्वाति, मेरे हिसाब से अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप हर जगह रिस्पॉन्सिबल रहिए। आप या सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते कहीं पर। अगर आप जी। अच्छे हैं तो आप सबके साथ अच्छे रहिए, और हम्म अगर आप लोगों को सेलेक्ट करके उनके साथ डिफरेंटली बिहेव करेंगे, so then that's not a sign of a great thing. Similarly, in schemes, in good schemes, you have हम्म to be corporate, responsible towards corporate behavior, good corporate behavior, good societal behavior, या and overall good governance, high governance standards. अगर कोई फंड मैनेजर ये बोलता है कि मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जहाँ पर हाई नहीं है, तो आई विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज, राइट? हाँ, हम्म आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सोशली बिहेवियर जहां पर आ जाता है वहां पर हो सकता है काफी बार आपको प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बीच में एक फाइन बैलेंस होता है। तो क्या आप हम्म आईटीसी में इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज वो टोबैको बनाती है, या आप आईटीसी हम्म में नहीं इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज टोबैको इज कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, राइट? सो दैट्स अ हम्म वेरी डिबेटेबल सिनेरियो। वहां पर राइट। चाहे तो आप अपने स्टैंडर्ड्स लगा सकते हैं, वहां पर डिफरेंट लॉज भी है, देयर आर शरिया फंड्स, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ फंड्स एंड अदर काइंड्स ऑफ थीसिस। बट मुझे हम्म लगता है ओवरऑल जो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है कि पॉल्यूशन ना हो, अच्छे स्टैंडर्ड्स हो, गवर्नेंस अच्छा हो, वो सब तरफ होना चाहिए। इट कांट बी या अ सेलेक्टिव थीम एंड यू मतलब कांट स्टार्ट ईएसजी, पॉइंटिंग। या ईएसजी फिल्टर आप हर हर फंड में डाल सकते हैं, अच्छा वो लार्ज यस, कैप हो, हर कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं, सो इसके लिए एक absolutely, and अलग से फंड। that has started happening globally across many themes, across या many kinds of portfolio behaviors, and मुझे लगता है it's a theme to stay, but it has to be all encompassing. It can't be uh, हम्म selective in nature. चलो, फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू मोहित वंस अगेन, Thank you very आधा much. घंटा Always a pleasure. शाम में निकालने के लिए। और आज कभी उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ जितना हमेशा होता था, सिर्फ एक लेकिन बार हुआ, होपफुली वो भी एक नहीं बार होगा हुआ। नेक्स्ट चलिए टाइम। ठीक है, ये टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग के मोटा मोटी मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं।